शेयर बाजार अब यहां से क्या इशारे कर रहा है? कभी ईरान वॉर तो कभी कंपनियों के नतीजे तो कभी राज्यों के चुनावी नतीजे से बाजार पूरे हफ्ते ऊपर नीचे होता रहा। 2 महीने से जिस ईरान युद्ध से बाजार परेशान रहा, अब शायद बाजार इस युद्ध की परवाह नहीं करना चाहता। हाँ, युद्ध रुक जाओ तो अच्छा है, अगर युद्ध रुकेगा नहीं तो बाजार अब झुकेगा भी नहीं। लेकिन अब घरेलू फैक्टर, खासतौर से कंपनियों के नतीजों से बाजार अपनी दिशा तय करना चाहता है। ऐसे में आप इस बाजार में क्या करें? आज आवाज अड्डा में यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस कोशिश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, SW कैपिटल के पंकज जैन साहब हैं, रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हैं और साथ में हमारे मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब हैं और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप सर हैं। सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में अनु सिंघल सर से करना चाहूँगा मैं पहले। अनु सर, इस पूरे हफ्ते को हम लोग देखें तो क्या माना जाए, अब बाजार ईरान वॉर को लेकर के चिंता नहीं है। ईरान वॉर अगर रुक जाता है औपचारिक तौर पे तो बाजार खुश हो जाएगा, लेकिन अब उससे बहुत डरने के मूड में है नहीं। नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, इसमें इशू क्या है कि परहैप्स मार्केट ने अब अग्रेसिवली रिएक्ट करना बंद कर दिया है। लेकिन अगर आप फ्राइडे का भी मूव देखेंगे तो क्लियरली जो थर्सडे तक अच्छा सेशन चल रहा था, फ्राइडे को सुबह एक आध हमला हो गया और उसी से मार्केट का फिर मूड माहौल बिगड़ गया। तो आई थिंक ये कहना कि पूरी तरीके से हम इंसुलेट हो गए हैं शायद थोड़ा गलत होगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि अब मार्केट ने इस वॉर के बीच में जीना सीख लिया है। अब अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा हमला हो जाए जिससे क्रूड वापस 115 120 के पार निकल जाए, इस वॉर का इम्पैक्ट लिमिटेड है। अब इस वॉर का इम्पैक्ट इनफैक्ट अब पॉजिटिव साइड पर है। अगर किसी भी दिन ये अनाउंसमेंट हो जाए कि बस अब वॉर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और ब्रेंट क्रूड अगर 90 के नीचे आ जाए, देखिए 90 का वो थ्रेशोल्ड है, डाउन साइड पर 90 और अप साइड पर 110, इन दोनों के बीच में ही हम ट्रैवल कर रहे हैं। अगर 90 के नीचे आप निकल गए तो मार्केट में बड़ी रैली होगी, 110 के ऊपर निकल गए अगर इस वॉर से रिलेटेड तो मार्केट में बड़ी गिरावट होगी। लेकिन जैसा आपने बोला, इसके साथ साथ मार्केट का फोकस डोमेस्टिक क्यूज पर भी है। फ्राइडे को मार्केट का जो मूड माहौल बिगड़ा उसका बहुत बड़ा फैक्टर SBI के खराब नंबर्स था। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो टाइटन के अच्छे नंबर्स आए तो मार्केट ने पॉजिटिवली भी रिएक्ट किया। तो मार्केट नंबर्स पर काफ़ी वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है दोनों साइड। जहां नंबर अच्छे हैं वहां पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, जहां नंबर्स खराब है वहां नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। बिल्कुल, ये SBI के नंबर हों चाहे टाइटन के नंबर हों, उन दोनों पे मैं आगे चल कर के आऊँगा, आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन आपने बड़ा अच्छा कहा कि बाजार अब इस ईरान वॉर के बीच में जीना सीख लिया है। सुनील सुब्रमण्यम साहब, अब डर नहीं है, डरना मना है। देखिए वो एक तरह से जो अनुज जी कह रहे हैं सही है, मगर मेरा मानना है कि अगर मार्केट को वापस लाइफ टाइम हाई में आना है, यानी 26,200 के आसपास, तो जरूर वॉर की अंत की जरूरी है, क्योंकि FIS अभी भी नेगेटिव ही है इंडियन मार्केट के ऊपर। एक आध दिन थोड़ी 300-400 करोड़ खरीदारी करते हैं, मगर बाय एंड लार्ज उनका रुझान नेगेटिव है, क्योंकि जो $100 पे भी तेल रहा या 90 पे भी, उसका इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, RBI की पॉलिसी, ये सब अनसर्टन है। तो FIS इतनी जल्दी से वापस नहीं आएंगे। डोमेस्टिक निवेशक ध्यान डोमेस्टिक चीजों पर आ गई है, वो मानता हूं मैं, और वो सपोर्ट दे रहे हैं। इसके आपने देखा कि मिड और स्मॉल कैप इंडेक्सेस लार्ज कैप से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनका ब्रॉड रेंजिंग इम्पैक्ट। बट लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप स्पेस जहां पे FIS का आउटलुक होता है, वहां पे देखिए बढ़ती है तो आधा परसेंट, 0.25% निफ्टी बढ़ती है, और गिरती है तो भी उसी लेवल पे गिरती है। मगर एक छलांग लगाना है तो जरूर मेरा कहना है कि वॉर का अंत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि FIS की वापसी तभी आप देख पाएंगे। तो मैं कहूंगा कि ये कहना कि वॉर डजंट मैटर, नहीं, वॉर मैटर्स, बिकॉज अभी भी 3 साल के निवेशक को पैसा बना नहीं है, 2 साल में भी नुकसान हो रहा है। तो आप 1 महीने में अच्छा किया, साल 1.5 साल में अच्छा किया, ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म निवेशक को बहुत भारी नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ द लार्ज इंडेक्स। तो मेरा मानना है कि वॉर अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि FIS के लिए तेल का दाम और खास करके उससे करेंसी के ऊपर जो दबाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी-सी बात है जो जिसमें सुलझाव चाहिए FIS के लिए, वो है IT सेक्टर। वो मेरी पसंदीदा सेक्टर है, मगर वहाँ पे अभी तक जो रिजल्ट्स आए बाय एंड लार्ज ठीक नहीं है इन टर्म्स ऑफ कैसे AI को टैकल करने वाले। तो FIS के मन में ये भी ज़रूरी है कि इंडियन IT इंडस्ट्री एक तरह से AI को टैकल करने की एक अच्छा प्लान बनाकर कम्युनिकेट करे।
बिल्कुल। आईटी सेक्टर और एफआई दो जो बातें आपने कही है सुनील सर, उस पर मैं आगे चलकर कहूँगा, लेकिन जरा ईरान वॉर को लेकर के जब भी कुछ ट्रम्प साहब ट्वीट करते हैं या फिर ईरान के विदेश मंत्री का ट्वीट आता है, एक्स पोस्ट आता है, तो लोग तुरंत में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लग जाता है कि हुआ क्या भाई। लेकिन अभी भी आपने सही कहा कि बाजार को चिंता तो है ईरान युद्ध को लेकर, लेकिन ये चिंता ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है सुदीप सर? देखिए, ये सिर्फ ट्रम्प साहब जानते हैं और शायद वो भी नहीं जानते हैं। ट्रम्प साहब का एक वोलेटाइल वे ऑफ फंक्शनिंग है और इसमें आगे क्या होगा ये शायद उनके मन में भी कोई फिक्स्ड कुछ एजेंडा नहीं है। ये मूव करता रहता है, हर रोज सुबह शाम दिशा चेंज होता रहता है और अब तो ये बिल्कुल साफ है कि वो इसमें से निकलना चाहते हैं और विक्ट्री डिक्लेयर करके निकलना चाहते हैं, जिसमें ईरान का सहमत होना जरूरी है और वो उनको मिल नहीं रहा है अब तक। तो इसी इसी सिलसिला चल रहा है, यही सिलसिला चल रहा है और हम देखिए देशों के लिए ग्लोबली जो हो रहा है, ये ऑयल प्राइस इतना ऊपर रहने के कारण और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिसरप्शन के कारण जो डैमेज हो रहा है, वो डैमेज मतलब 2-3 क्वार्टर तक इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कल सुबह भी ये मामला खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया, फिर भी इसका जो टेल इफेक्ट है वो 15-20 दिन, 1-1.5 महीना तक चलेगा, जो कि इस क्वार्टर को डेफिनेटली इफेक्ट कर रहा है, अगला क्वार्टर को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा। इसमें ऑयल प्राइसेस रिलेटेड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टर्शियरी, इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स, हर चीज में कॉस्ट इफेक्ट और कंपनीज के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इंडिया के लिए तो अनुज जी जैसे कह रहे थे, 90 के ऊपर ऑयल रहना इंडियन इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए नेगेटिव है और वही हो रहा है बहुत देरों से। तो जितना जल्दी ये समस्या खत्म हो, सबके लिए बेहतर है, इंडिया के लिए भी बेहतर है। लेकिन ये 90 के ऊपर ऑयल रहेगा, 90 से नीचे आएगा तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन 90 से नीचे पंकज जैन साहब जब तक वॉर ख़त्म नहीं हो जाता, सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाता, बड़ा मुश्किल है आना, और 90 से ऊपर रहेगा तो बाजार डरता रहेगा। नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो, वॉर में अगर हम देखें, जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टर्स हैंगे, जितनी भी कंट्रीज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उन देश की पब्लिक या फिर जितनी भी कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू क्लोज दिस वॉर और उसका रास्ता भी आई थिंक शायद अग्रसर हो रहा है। इनफॉर्मली वॉर सीम्स टू बी ओवर, एक फॉर्मल कल्मिनेशन होनी है। आई थिंक एक लास्ट मैन ब्रिक मैनशिप चल रही है। अगर आज भी आप देखें जो छोटी मोटी मिसाइल एक्सचेंज हुई है, तो उन्हें लाइटर साइड पे ट्रम्प साहब ने कहा कि दैट वाज जस्ट लव बाइट काइंड ऑफ अ थिंग। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम इजराइल, जो कि अभी भी थोड़ा ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है और उसके कारण भी हैं, आई वोंट ड्वेल इनटू दैट, आई थिंक एवरीबडी वांट्स वॉर टू एंड एंड आई थिंक उस तरफ ही रास्ता धीरे धीरे बढ़ रहा है, अनलेस समथिंग ड्रामेटिक हैपन्स ऑन अ यू टर्न। और मार्केट्स भी ये परसीव करके चल रही हैं, मान के चल रही हैं कि वॉर इज ऑलमोस्ट ओवर एंड फॉर्मली किसी भी दिन, किसी भी वीकेंड पे अनाउंस हो सकता है। सो एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू टेक, आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव टू लैच इन, दैट इज द आई थिंक 90% काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी। और अगर जब भी वॉर फॉर्मली एंड होती है, मेरे को लगता है कि क्रूड डेफिनेटली ऑन इमीडिएट एंड इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स उसके बाद आई थिंक हमारे देश को जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि वेदर इट सेटल्स क्लोजर टू $80 या उसके नीचे। वो जब चीज़ हो जाती है, आई थिंक वॉर का जो सबसे बड़ा सबसेट हमारे को इफेक्ट कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट वॉर, अपार्ट फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन गल्फ और जो हमारे गल्फ में वर्कर्स वगैरह है, इज द क्रूड। सो उस सिनेरियो में अगर हम अगले 1-2-3 हफ्ते में होते हैं, तो आई थिंक दैट बी अ बिग लेग अप फॉर आवर मार्केट, जो अभी करंट चल रहा है उसको देखते हुए। बट उसको भी मेरे को नहीं लगता कि मार्केट एक बिल्कुल एक एक्सपोनेंशियली स्ट्रॉन्ग फेज में जा सकती है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए जो वॉर का इफेक्ट रहा, कि जैसे अभी हमारे कलीग भी कह रहे थे, जो वॉर का इफेक्ट रहा, जो Q1 के रिजल्ट्स आएंगे, आई थिंक उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे। कुछ एक चैलेंजेस इवन Q4 के रिजल्ट में देखने को मिल रहे हैं और कई ऐसे सेक्टर्स होंगे जिसमें हम देख रहे हैं कि
रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा जिस तरह का एफआई फ्लो है, बड़ा डीप स्ट्रांग एफआई फ्लो अभी भी चल रहा है। पिछले भी एक महीने में देखें तो करीब 50,000 करोड़ का एफआई फ्लो हो गया, और उसके भी कई कारण है, कई बार डिस्कस भी हो चुके हैं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। सो चैलेंजेस हैंगे, बट आई थिंक मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स कि वॉर जल्दी खत्म होगा, और अगर क्रूड 90 और फिर 80 के आसपास सेटल होता है, आई थिंक दैट बी अ बिग लेग अप फॉर आवर मार्केट्स। बिल्कुल, मार्केट ये मान के चल रहा है कि वॉर जल्द खत्म होगा। अब सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। अचानक से कुछ यू टर्न हो जाए तो अलग बात है। जैसा कि ट्रम्प साहब ने कहा भी, जो हमले थोड़े बहुत हुए और लव बाइट की तरह है, तो लव बाइट बाजार को कभी कभी बड़ा महंगा पड़ जाता है। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप लोग ही मान के चल रहे हैं कि अब वॉर की तरफ नहीं देखना है, कि नहीं, चिंता सता रही है अभी भी? देखिए लक्ष्मण जी, वॉर तो जो सिचुएशन है, जैसे सबसे बड़ी इस वॉर के अंदर में जो हमारे लिए चिंताजनक बात तो डेफिनेटली एनर्जी, बिकॉज इंडिया की डिपेंडेंस बहुत हाई है, एंड क्रूड सीएनजी आप कह लें, एंड आप जब भी सप्लाई डिस्टर्ब होगा तो उस डिस्ट्रप्शन से हमारे ऊपर तो डायरेक्ट इफेक्ट है। पहले के जितने वॉर्स कहीं कहीं हुए, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं था। एक इंटर्म करेक्शन आया और फिर मार्केट ने बाउंस बैक कर लिया। अभी भी अगर आप देखें, हमारा मार्केट अभी फिलहाल सिर्फ एक क्रूड ऑयल शॉक से नहीं गुजर रहा। एक क्रूड ऑयल ऑयल नहीं, उससे लिंक्ड है करेंसी का फ्लक्चुएशन, उससे लिंक्ड है इन्फ्लेशन, उससे लिंक्ड है इवन अ ट्रेंड ऑफ एफआई मूविंग आउट, वेयर इमर्जिंग मार्केट्स में जब ऐसी कोई हाई सेंसिटिविटी आती है तो फिर वहां पे थोड़ा सिचुएशन बदल जाती है। और फिर अगर हम ओवरऑल देखें तो सिर्फ हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात नहीं कर रहे, हम एक कलेक्टिव पावर की बात कर रहे हैं। दूसरी बात रही बात मेरे हिसाब से वॉर की, ठीक है, मेरे हिसाब से मार्केट ने, अगर आप लास्ट 2 साल, पूरे 2 साल का अगर आप ये ट्रेंड देख लें, तो मार्केट हमारा जो निफ्टी 50 अगर हम ऑब्जर्व करें तो 23,000 से लेकर 26,000 की रेंज में हमारे मार्केट ने 2 साल निकाल दिए। एंड इस रेंज में आप मान के चले 2 साल में वॉर आई, एफआई की सेलिंग आई, क्या ही नहीं हो गया, मगर हम इसी रेंज में रहे। इसका मतलब मार्केट इससे पहले की जो बुल रन से गुजरा, उसके कंसोलिडेशन फेज में 2 साल हमने निकाले। अब यहां से दो सिनेरियो बन सकते हैं, या तो हम ब्रेकआउट देखेंगे एक नए बुल रन के लिए, और या फिर ब्रेकडाउन कहीं आ गया तो फिर शायद मार्केट एक बार के लिए और 23,000 नीचे जा सकता है। अब बुल बनेगा कि बेयर बनेगा, तो सबको चिंता का सताए। तो इसका जो आंसर है वो अब सिर्फ वॉर से रिलेटेड नहीं है। आने वाले समय में अर्निंग्स कैसे आने वाली है, हमारे यहाँ पे जो सेक्टर का अब रियल इम्पैक्ट पता चलेगा कि ये जो वॉर हुआ, अब हम अगर हम सेक्टर्स में देखें इंडिया में, तो कहाँ कहाँ पे कितना हैम्पर है वो एक पता चलेगा। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज में आंखें गड़ाए रखनी पड़ेगी, चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। स्टॉक पिकिंग आपको अटमोस्ट केयरफुल होकर काम करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो वॉच रखनी पड़ेगी, और मौका सही ढूंढते हुए कॉल लेना होगा। जैसे मैंने कहा, मुझे अभी फिलहाल लग रहा है कि मार्केट अब यही दो सिनेरियो प्ले करेगा। कंसोलिडेशन फेज से मुझे लग रहा है मार्केट अब बाहर आने वाला है। अब वो कब आने वाला है, मुझे लग रहा है जल्दी आने वाला है, बट किस साइड में जाएगा वो एक सवाल है जो हमें फिगर आउट करना होगा जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होती रहेगी मार्केट। बिल्कुल, ये यही आपने सबसे अहम मोड़ पे लाके हम लोग की चर्चा को छोड़ दिया है। किधर की तरफ जाएगा वो कहना अभी मुश्किल है, उसका जवाब ढूंढना होगा। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा था सुनील सर कि मतलब बाजार ट्रम्प टैरिफ वगैरह को बहुत अब मायने रख नहीं रहा है, क्योंकि ट्रम्प के जो 10% एडिशनल टैरिफ भी लगाए थे उसको भी वहाँ के कोर्ट ने कह दिया कि ये आपका बिल्कुल इलीगल है और ये रहेगा नहीं। भले ही सिर्फ अभी वहाँ के 3 पार्टी तक के लिए लिमिट है, लेकिन धीरे धीरे पूरे हर दुनिया के हर देशों पर लागू होगा। तो मतलब ट्रम्प का जो टैरिफ था वो लगभग खत्म हो गया, प्री ट्रम्प एरा में सारे टैरिफ पहुंच गए। तो इन सब से बाजार बहुत खुश नहीं हो रहा है। रीजन क्या है उसमें कि देखिए हमारे लिए जो 80-90 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है अमेरिका को, तो हमारी फ्यूचर है वो 200-300 बिलियन होने में, और एक ट्रेड डील की जरूरत जरूर है इंडिया और अमेरिका। टैरिफ की बात छोड़िए, एक ट्रेड डील होना है जहां पे हम वहां से उनसे कुछ खरीदेंगे, वो हमसे कुछ खरीदेंगे, तभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल को एक बूस्ट मिलेगी। तो एब्सेंस ऑफ ट्रेड डील, ये टैरिफ ने आके उसको कंफ्यूज कर दिया, बिकॉज अभी टैरिफ के झंझट पे ट्रेड टॉक्स भी नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हम्म तो ये हम्म टैरिफ की बात छोड़िए, एक ट्रेड एग्रीमेंट जरूरत है हमारे लिए कि हम कुछ एक्सपोर्ट कर पाए ताकि हमारी इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिले। तो मेरा मानना है कि जैसे वॉर खत्म हो जाए, वो वापस बैक ऑन द टेबल आएगा, कि एक डिस्कशन आएगी और उसको आगे ले जाना बहुत जरूरी है। जैसे यूके के साथ हालांकि हमने इसमें
हाँ, हालांकि इसमें एक समस्या है कि जब आपके सारे टैरिफ सब कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे ही दिया, तो हम ज़्यादा जल्दीबाजी किस बात को दिखाएं अपने ट्रेड डील करने को लेकर के, चूंकि एक्सपर्ट का मानना है कि उससे नुकसान में ही रहेंगे, चूंकि आप ये डील तो इस बिना पे किया जा रहा था कि हमने 45%, 40%, फिर 25% टैरिफ लगा दिया, अब इस पे नेगोशिएट करवा करके 15% पे, अब तो सारा कुछ आपका खत्म ही होगा। खैर देखें कैसे फोल्ड आगे चल के ये परतें खुलती यहाँ पे। लेकिन एक सवाल जो शो के शुरू में हमने पूछा था कि अब वार से हट के क्या घरेलू फैक्टर पर बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्भर कर रही हैं क्या? अनु सिंघल सर, घरेलू फैक्टर पर आपने दो चीज़ें बताई थी अपने सवाल के जवाब में, मुझे याद अच्छे से। एक आपने बताया था एसबीआई के नतीजे, दूसरा बताया था अपने टाइटन के नतीजे। तो कंपनी स्पेसिफिक नहीं भी जाए तो मैं एक जेनरिक सवाल पूछूं एसबीआई के नतीजे को लेकर के, क्या एसबीआई के इस नतीजे को देखते हुए सरकारी बैंकों को उसी चश्मे से देखा जाना चाहिए? सारे सरकारी बैंकों को ये इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बैंकों के रैली में सरकारी बैंकों का बड़ा योगदान रहा है। देखिए, एसबीआई के चार्ट में वीकनेस थी कहीं ना कहीं। अगर आप देखें तो एसबीआई ने इस पूरी रैली में उतना पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो कुछ हद तक शायद मार्केट को एक रिस्क था। लेकिन सवाल यह है कि इस क्वार्टर में खराब नंबर का स्कोप नहीं था जो क्वार्टर गया एसबीआई का, और ऐसे में एसबीआई स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी डी रेटिंग हो सकती है। अब इसका पूरा इम्पैक्ट बाकी पीएसयू बैंक्स पर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वैसे भी एक चीज़ समझिए कि अगला क्वार्टर वैसे ही बैंकों के लिए थोड़ा टफ रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड ऊपर आया है उसका एक इम्पैक्ट, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी होगा उसका, तो वो वैसे ही थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा उस पर। लेकिन यहाँ से एटलीस्ट एसबीआई का आउट परफॉर्म करना थोड़ा सा टफ होगा। पूरा का पूरा पीएसयू बैंक पैक कैसे रिएक्ट करेगा, आई थिंक ये थोड़ा देखना होगा, क्योंकि लक्ष्मण जी एक दो बैंकों ने अच्छे नंबर्स भी पेश किए पीएसयू बैंकों में। लेकिन हाँ, एसबीआई की तरफ से मैं जरूर कहूँगा कि एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आज बाजार को मिली। सुदीप सर, आप कैसे देख रहे हैं इस नतीजे से? अगर हम बैंकिंग सेक्टर के लिए क्यों लें, ये इसलिए सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले साल से जब रैली आई तो उसमें बैंकिंग सेक्टर का योगदान और उस बैंकिंग सेक्टर में सरकारी बैंकों का जो योगदान था वो काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन अब यहाँ से आगे कोई एंटर करना चाहे सरकारी पीएसयू बैंक में तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी पेन और भी है, जो अभी अनु सर कह रहे थे क्रूड की चीज़ें हैं, और फिर आगे चल के आपको ईसीएल नॉर्म्स जो आरबीआई ने घोषित किया वो भी लागू होना है, तो चीज़ें थोड़ी सी बहुत अच्छी दिख नहीं रही हैं। देखिए, लक्ष्मण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अनुज जी ने जैसे कहा। इसमें मैं दो अलग मुद्दे इसमें लाना चाहता हूँ। पहला मुद्दा तो ये है जो स्ट्रक्चरल इशू कि एल नीनो का इम्पैक्ट के कारण मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी, स्काईमेट, सबका आप जो एक्सपेक्टेशन है मॉनसून बिलो नॉर्मल होगा। और मॉनसून बिलो नॉर्मल अगर होता है तो वो इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन कॉर्पोरेट्स के लिए और बैंकों के लिए सही नहीं है। डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो पर इनडायरेक्ट टर्शियरी इम्पैक्ट तो जरूर है, उसको हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात ये है, और ये तो अक्रॉस द सेक्टर एंटायर कैपिटल मार्केट के लिए एप्लीकेबल है। और हम लोग वार खत्म हो गया बोल के हम लोग मतलब शायद थोड़ा एक्साइटेड हो रहे हैं, पर ये एल नीनो इज स्टेयरिंग एट अस और उस पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो इंडियन मार्केट को रुला सकता है। दूसरी बात, आपने जैसे जो इंडिकेशन दिया, जो ईसीएल नॉर्म्स आरबीआई इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसका जबरदस्त असर पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स पे आएगा और इसके कारण पीएसयू बैंक्स में एक दो क्वार्टर में एक बड़ा प्रोविजन का धक्का आएगा जरूर, और इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। पर मैं यहाँ पे एक मुद्दा जरूर छेड़ना चाहूंगा कि इसके आगे ये जो स्पीड बम्प आप कह सकते हैं, ये दो स्पीड बम्प के आगे पीएसयू बैंक अच्छे हैं, अच्छा लग रहा है। आपको ये दो स्पीड बम्प अभी झेलना पड़ेगा, मे बी एक दो क्वार्टर तक आपको थोड़ा इस पे वॉच रखना पड़ेगा, पर आगे चल के अभी भी वो वैल्यूएशन, अट्रैक्टिवनेस, सरकार के तरफ से जो एक पॉलिसी है कंसोलिडेशन का, ये सब रिलेवेंट है और ये सब जरूर अपना काम करेगा, पर शायद आपको 3 से 6 महीना वेट करना पड़ेगा। 3 से 6 महीना वेट कर लेना चाहिए पंकज जैन साहब एंटर करने से पहले, क्यों? देखो लक्ष्मण जी, हमारे को मतलब वी एज अ स्टॉक ब्रोकर जो हम अपने क्लाइंट्स को भी गाइड देते हैं कि हमारे को ये देखना है कि पैसा कहाँ बन रहा है। हमारा कोई ऐसा कोई जैसे बोलते हैं अनहिंज्ड
बैंकिंग के साथ प्यार नहीं है। अगर आप देखो जो सबसे बड़े 2 एलिफेंट हैं हमारी मार्केट्स के, बैंकिंग और टेक्नोलॉजी, दोनों ही सेक्टर काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और एक जो अगर हम थोड़ा-सा अगर हम थ्रेडबेयर करें, जो एफआईज़ का आउटफ्लो हो रहा है, जो ये मैसिव एफआईज़ का आउटफ्लो हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की हो रही है। एंड दैट इज़ नॉट विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो बाहर की मार्केट्स हैंगी, बाहर की इमर्जिंग मार्केट्स हो, चाहे वो छोटी मार्केट्स लाइक, खैर अब छोटी तो नहीं बोलनी चाहिए, इवन कोरिया, वियतनाम, ताइवान, जो जाइंट मार्केट यूएस, उस तरह के वहाँ पर रिटर्न मिल रहे हैं। सो इट इज़ बट ऑब्वियस कि यहाँ का जो एक साइडलाइन का पैसा है दैट विल मूव अवे। अगर हम जनरल भी देखें, हमारा भी जो एक रिटेल निवेशक होता है हु इज़ ट्राइंग टू चेज द मोमेंटम, अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, दे टेंड टू सेल दैट स्टॉक्स एंड गेट इनटू अ ग्रोथ ओरिएंटेड एग्रेसिव स्टॉक्स। तो अभी हम टेक्नोलॉजी और बैंकिंग में कोई बहुत ज़्यादा व्हाट वी कॉल इमीडिएट टर्म पे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। जिस तरह के चैलेंजेस एसबीआई के रिजल्ट्स ने दिखाए हैं, आई थिंक ये चैलेंजेस Q1 के रिजल्ट में और ज़्यादा परकुलेट होंगे। सो देयर इज़ नो रीज़न टू गेट इनटू बैंकिंग स्टॉक्स ऑन एग्रेसिव बेसिस, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग हो, चाहे वो पीएसयू बैंकिंग हो। अगर मेरे को कहीं पर फाइनेंशियल स्पेस में एंटर भी करना होगा सिलेक्टिवली, आई वुड टेंड टू एंटर गुड एनबीएफसीज। सो ये तो मेरा बैंकिंग के लिए रवैया है। खास एंड इसमें भी जो टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था, वहाँ पर भी जो स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स होंगे जहाँ पर ग्रोथ दिख रही है, मे बी दैट कुड बी द एंट्री पॉइंट। बट उसके अलावा अगर हम देखें जो हमारा मिड कैप इंडेक्स है, आई थिंक पिछले 5-7 दिन में वो लाइफ टाइम हाई को 1-2 बार क्रॉस भी कर चुका या उसकी दस्तक पे बैठा हुआ है। सो मिड कैप इंडेक्स इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो देयर आर पॉकेट्स ऑफ रेजिलियंस, देयर आर पॉकेट्स ऑफ ग्रोथ। अगर हम देखें से समथिंग लाइक हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, समथिंग लाइक ईएमसी स्पेस देखें, ऑटो एंसिलरी स्पेस देखें, सो दीज आर स्पेसेस जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमारे को दिखा के दे रही हैं एंड स्टॉक्स एंड सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग। सो इस टाइम जो गेम है, इस टाइम जो इन्वेस्टमेंट है, इस टाइम जो ग्रोथ है, इस टाइम जो मनी इज टू बी मेड इन गुड हाई वैल्यू, गुड एग्रेसिव ग्रोथ मिड कैप स्टॉक्स। और मार्केट वो रियलाइज कर रही है, मार्केट पार्टिसिपेंट वो रियलाइज कर रहे हैं। सो जस्ट टू कीप ऑन बीटिंग अराउंड कि बैंकिंग पे हमारे को निवेश करना है या टेक्नोलॉजी पे हमारे निवेश करना है, देयर आर आइटम्स विच आर मोर वर्थवाइल बियॉन्ड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज व्हाट वी आर सर्चिंग, दैट इज व्हाट वी आर गाइडिंग, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक मेनी म्यूचुअल फंड्स एंड एफआईज आर ऑल्सो एग्रेसिवली डूइंग। बिल्कुल, यहाँ पे साफ कह दिया पंकज जैन साहब ने कि भाई हम तो बैंकिंग और आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर से कह रहे हैं दूर रहिए अपने क्लाइंट को, और हमारे लिए उससे ज़्यादा फायदा मिड कैप में दिख रहा है। और कुछ सेक्टर के नाम भी बताएं, अभिषेक अग्रवाल साहब, इनका लॉजिक बड़ा ही सही सा था कि भाई हमने कोई रिश्तेदारी तो करनी लिए सरकारी बैंकों के साथ कि उसी के साथ रहना है, चाहे वो डूबे चाहे वो उभरे। अब नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, छोड़ के आगे बढ़ेंगे। आप लोग यही रवैया रुख व्यू लेके चल रहे हैं? लक्ष्मण जी, इंटायरली हमारा ऐसा स्टैंस नहीं है। डेफिनेटली चॉइसेस हमेशा इन्वेस्टर के पास रहेगी, बट पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिहाज से फाइनेंशियल्स इंडिया के अंदर में हाईएस्ट वेटेज रखते हैं इंडेक्स में। तो आप फाइनेंशियल्स को बाहर रख के तो पोर्टफोलियो में आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब रही बात कि उसका मिक्स क्या होगा, तो जहां तक बात आती है पीएसयू बैंक्स की, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो फिलहाल यही है कि निम कॉम्प्रेशन है, राइट? अब निम कॉम्प्रेशन है, ट्रेजरी इनकम की वॉलेटिलिटी है, और अब साथ साथ में आप देखेंगे तो एफआई की सेलिंग भी है। बिकॉज एफआई को अगर अभी हमने जो आंकड़े देखे या जो भी आंकड़े सेलिंग के आते हैं, वो फाइनली निकाल कहाँ से रहे वो पैसा। लिक्विडिटी सबसे ज्यादा आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में मिलती है बिकॉज वहां पे इतने सारे बड़े बड़े बैंक्स हैं। तो ये 3 फ्रंट का जो चैलेंज है, लार्जली पीएसयू बैंक को एटलीस्ट वो फेस कर रहा है। नाउ अगर आप मुझे बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आई थिंक सो इंडिया के बैंक्स की बैलेंस शीट आई थिंक सो ऑल टाइम बेस्ट है अगर हम क्वालिटी की बात करें, एनपीएस की बात करें। बट क्योंकि अब अर्निंग विजिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं, अर्निंग की ग्रोथ के ऊपर बात उठ रही है, तो वहां चैलेंज है। एसबीआई ने 13 से 15% की ही गाइडेंस दी है क्रेडिट ग्रोथ की। इसका मतलब कुछ उसमें से अपसाइड एटलीस्ट टॉप लाइन में नहीं है। अब बॉटम लाइन में अगर निम कंप्रेशन होगा तो फिर आपकी अर्निंग कैसे एक्सपांड होगी और उसके सामने वैल्यूएशन कैसे जस्टिफाई करेगी। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम बन रही है मेरे हिसाब से। अगर बैंक्स में बने रहना है तो लार्ज प्राइवेट बैंक्स इस समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से मुझे लग रहा है कि सादा सेफर बेट है। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि हमें सेलेक्टिवली ही जाना होगा और परफॉर्मेंस देखते हुए चलना होगा।
बिकॉज द मार्केट डेफिनेटली काफी वॉचफुल भी है कि यहाँ से अगर हमें हमारे पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग भी करनी है विद इन द सेक्टर, तो फिर वो शायद अब हम इस क्वार्टर में होते हुए देख सकते हैं। सुनील सर, फाइनेंशियल सेक्टर को इग्नोर कर नहीं सकते, रहना है तो लार्ज प्राइवेट बैंक में जाइए। पीएसयू बैंक को लेके थोड़ा सा रिजर्वेशन है हमारे पैनलिस्ट में। मैं सहमत हूँ जो ऑल पार्टिसिपेंट ने कहा, मगर खास करके मैं कहूँगा दो चीज। एक कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की चैलेंज है बेसिकली सब ऊपर, तो निम्स के ऊपर ही चैलेंज है। तो प्राइवेट सेक्टर इसलिए मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि उनका एक ओवरऑल नॉन इंटरेस्ट इनकम जो होता है ना, म्यूचुअल फंड बेच के, इंश्योरेंस बेच के, वो उनका शेयर ज्यादा होता है, नंबर वन। नंबर टू है कि आपने देखा कि इंडियन कंज्यूमर अब तक डिमांड के साइड पे अच्छा ही कर रहा है, ऑटो की सेल्स अच्छे आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो ये सब ईएमआई बेस्ड बोरिंग होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक आगे होती है। तो डेफिनेटली मैं अगले फ्यू क्वार्टर्स के लिए मैं देखूंगा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का बिजनेस ग्रोथ अच्छा होगा और वो उनका डिपॉजिट को उतना मारा मारी नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ रेजिंग मनी। बट फाइनल पॉइंट क्या है ना कि मुझे लग रहा है दबाव जो होगा बिकॉज ऑफ सेक्टर रोटेशन। बिकॉज एक साल में देखे कि पीएसयू बैंक टॉप थ्री सेक्टर्स मेटल, डिफेंस और पीएसयू बैंक्स एक साल में 35% रिटर्न दिया है पीएसयू बैंक ने, वेयरएज प्राइवेट सेक्टर का 2% नेगेटिव रिटर्न है एक साल का। तो अभी जो अर्निंग के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स और ये जो है बहुत सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं और जहां प्रॉफिट बना उसको बेच रहे हैं। एक मंथ में देखे पीओसी बैंक का नेगेटिव रिटर्न 3-4% है। तो ये सेक्टर रोटेशन आगे 1-2 और 3 महीने के लिए चलेगा और वो पीएसयू बैंक में प्रॉफिट बुक करके पॉजिटिव सेक्टर्स में शिफ्ट करेंगे। तो ये उनकी फंडामेंटल्स की बात नहीं है, ये जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो वहां पर अगर प्रॉफिट करेंगे तो दबाव रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में मैं सहमत हूं कि डेफिनेटली पीएसयू बैंक्स के ऊपर थोड़ा दबाव रहेगा और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स प्रेफरेबल है। मगर अगर आप एक साल से ज्यादा की लंबे टाइम है आपके निवेश के लिए, तो मैं जो सुदीप जी कह रहे थे कि 2-3 क्वार्टर अगर झेल लेंगे आप, उसके बाद, बिकॉज मेरा मानना है कि ईसीएल फ्रेमवर्क इतना जो डरा है मार्केट, उसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली पीएसयू बैंक का ओनर कौन है? गवर्नमेंट है। कैपिटल किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। और वो कैपिटल आसानी से, एक चीज है वहां पर, डिविडेंड को कम करा के अपना कैपिटल को शोर अप कर सकते हैं पीएसयू बैंक्स। तो मेरे लिए ये ईसीएल का उतना झंझट नहीं है जो मार्केट सोच रही है। मैं तो सुनील सर, मैं तो ये पूछूंगा एक इन्वेस्टर होने के नाते कि हम क्यों 2-3 क्वार्टर अपना पैसा फंसा कर रखें। 2-3 क्वार्टर कहीं और लगा देंगे, जब सारा कुछ सारे बम्प हट जाएंगे तब हम जाएंगे लगाने के लिए। देखिए, हम शेर के साथ ये नहीं कर सकते और डेयर के साथ भाग नहीं सकते। जैसे ना कि आप एग्जैक्टली 3 मंथ का टाइम ले फिर मैं वापस घुसूंगा, ये नहीं है, बस की बात नहीं है। कोई टाइमिंग को बॉटम सही से पकड़ा नहीं है, टॉप को कहीं से पकड़ा नहीं है। तो जो ऑलरेडी ओन कर रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि पैनिक करके बेचिए मत। और जो ओन कर रहे हैं वो बेचे ना। हाँ, और वे जो खरीद रहे हैं उसको स्टैगर तरीके से खरीदिए, तो एक लमसम में मत डालिए। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरे हट जाए इससे, फिर डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग ना। तो मेरा मानना है कि हाँ, 3-4 महीने के लिए आप झेल लो, स्टैगर करके निवेश करो। उसके बाद एक जो मैंने कहा ये ओवरडन है मेरे ईसीएल का जो वरी है। सेकंड चीज मैं बताऊं, मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि इस साल बजट के अंदर या शायद नेक्स्ट बजट में बड़े बड़े पीएसयू बैंक की मर्जर अनाउंस होगी। बिकॉज उनको अभी ग्लोबल साइज में बनाना है। जब वो खबर आएगी तो ये दौड़ेंगे, बिकॉज इस बार अच्छी बैंक को मर्ज करने वाले हैं, बुरी बैंक और अच्छी बैंक को नहीं। अच्छे टॉप क्वालिटी बैंक्स को, टॉप साइज बैंक को मर्ज करके इंटरनेशनल स्केल में लाने की कोशिश की जाएगी। बिकॉज देन ओनली वो फॉरेन कैपिटल को आसानी से रेस कर सकते हैं। और ये चीज जो वो अनाउंसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हिंट्स आई थी पहले, फिर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जरूर मैं मानता हूं कि वो एक इंपेरेटिव है और जब वो आएगी तो पीएसयू बैंक में रुझान वापस बढ़ेगा। ये टाइमिंग आप सही पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस रहेंगे, ये मानते हुए आप पैनिक मत कीजिए। और शॉर्ट टर्म में जरूर आपको प्राइवेट बैंक्स ऐड करना है तो ऐड कीजिए। हालांकि एक चीज और जो आप कह रहे हैं मर्जर के साथ साथ, एक चीज और है कि एफडीआई वाला भी मामला रुका हुआ, वो भी एक अच्छी खबर है बैंकिंग सेक्टर के लिए। जो एफडीआई की सीमा बढ़ाने की बात थी वो भी ऑन टेबल है, कभी भी इसका भी ऐलान हो सकता है। एक चीज, चूंकि ये सारा मामला उठा कहाँ से? मामला उठा एसबीआई के नतीजे से। तो एक और नतीजे आए हफ्ते के आखिर में, वो थे टाइटन के नतीजे।
तो टाइटन के नतीजे से मुझे याद आया कि जो एफएमसीजी सेक्टर है, हमने देखा कि डाबर हो, नेस्ले हो, चाहे एशियन पेंट्स हो, ट्रेंट हो, सारे अच्छे चल रहे थे। तो ये क्या एफएमसीजी सेक्टर को लेकर के क्या व्यू रखना चाहिए? सुदीप सर, आप लोग अपने लोगों को कहते हैं कि इसमें से लगाइए पैसा? देखिए, एफएमसीजी हमेशा डिफेंसिव सेक्टर के तौर पे माना जाता है और इस क्वार्टर के फोर्थ क्वार्टर के जो नतीजे आए वो सारे, जैसे आपने जिक्र किया, एचयूएल, नेस्ले वगैरह का एक्सपेक्टेशन से बेहतर नतीजे आए। कुछ बाद में कुछ कंपनीज के नतीजे आए जैसे डाबर, ब्रिटानिया वगैरह, उतने अच्छे नहीं थे, पर बाय एंड लार्ज एफएमसीजी के एक्सपेक्टेशन के बेटर नतीजे आए हैं। और मजे की बात यह है कि इंस्पाइट ऑफ दिस वेस्ट एशिया क्राइसिस और जो भी हो रहा है हम लोग के चारों तरफ, ज्यादातर कंपनीज ने अपना गाइडेंस भी अच्छा रखा है आने वाले दिनों के। तो इससे साफ ये लग रहा है कि मैनेजमेंट इन एफएमसीजी के पॉजिटिव है और उनको लग रहा है कि डिमांड पिकअप जो इकोनॉमी में जो रूरल अर्बन डिमांड पिकअप हुआ है वो मेंटेन होगा। ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो अपना प्रोजेक्शन या फोरकास्ट दे रहे हैं। इसमें मैं सिर्फ दो बात बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले भी बात कर चुका हूं, एल नीनो और मॉनसून डेफिसिट, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है क्योंकि इससे रूरल डिमांड पे डायरेक्टली असर आएगा और रूरल डिमांड कम होता है तो बहुत सारे एफएमसीजी कंपनीज जिनका रूरल इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस है, एचयूएल, डाबर वगैरह वगैरह, इनका परफॉर्मेंस में उसका नेगेटिव इंपैक्ट बहुत जल्द दिखने लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आ रहा है, अभी तक उसका पूरा इफेक्ट हम लोगों ने देखा नहीं क्योंकि पंप में ऑयल प्राइसेस बढ़ाए नहीं गए हैं, पर कहीं ना कहीं वो तो पास ऑन होगा ही और इन्फ्लेशन भी इकोनॉमी में बढ़ेगा। और जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है तब आई थिंक एफएमसीजी में थोड़ा बहुत नेगेटिव असर देखने को मिलता है। तो ये दोनों नेगेटिव चीज कहीं ना कहीं विल स्टार्ट प्लेइंग। मेरा और हम लोग का उम्मीद ये है और एक्सपेक्टेशन ये है, मैं ये कहूंगा कि बाय समवेयर इन नेक्स्ट 1 मंथ ये इंपैक्ट देखना शुरू हो जाएगा, पर्टिकुलरली द इन्फ्लेशन, और मॉनसून का इंपैक्ट जून तक देखना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों चीज हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा एफएमसीजी के बारे में डिस्कस जब कर रहे थे। अब यहाँ पे भी मैं ये कहूंगा ये 1-2 क्वार्टर के आगे भी लाइफ है और अगर आपको इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट में निवेश करना है, अच्छे एफएमसीजी कंपनीज जैसे एचयूएल, डाबर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, आप कभी भी निवेश कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इस फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय का कुछ इश्यूज है। अगला 1-2 क्वार्टर मुझे तकलीफ दिख रहा है। बिल्कुल, आपकी बातों को मैं बड़ा गंभीरता से सुन रहा था, तो मैं कंपनियों के बारे में तो नहीं, लेकिन आपके बात करने के तरीके मुझे बड़ा याद दिला दिए कि जो कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं, अपनी टीम लीडर होते हैं, तो अपने लोगों को कुछ इसी तरह का ज्ञान देते हैं। शुरू में अच्छी बातें करते हैं, सब अच्छा चल रहा है, फिर साथ में इतना राइडर जोड़ देते हैं और फिर क्लोजिंग करते हैं कि फ्यूचर में संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं। पंकज जैन साहब, तीनों बातें इन्होंने कह दी सुदीप सर ने कि अभी तो अच्छा दिख रहा है, आगे चलकर अल नीनो जो है वो माहौल बिगाड़ सकता है, लेकिन फंडामेंटली बड़ा मजबूत है। क्या करें हम? देखो, नहीं लक्ष्मण जी पॉजिटिवली इंक्लाइंड हैं अच्छे एफएमसीजी स्टॉक्स पे, उस पे थोड़े से सिलेक्टिव रहेंगे। अगर बाय एंड लार्ज हम देखें एफएमसीजी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, जो हमारा एमएनसी इंडेक्स है वो भी अब ऑलमोस्ट नए लाइफ टाइम हाइस पे हैगा। एंड बट हमारे को 2-3 चीज़ें जो भी हमारे कलीग ने कही उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। काफ़ी चीज़ों से मैं सहमत भी हूँ। हमें नहीं भूलना चाहिए, एक तो जो हमारी इन्फ्लेशन है डेफिनेटली अब ऊपर की ट्रेजेक्ट्री पे है, और हमें नहीं भूलना चाहिए अब किसी भी दिन जो एक फ्यूल प्राइस हाइक गवर्नमेंट विद होल्ड कर रही थी बिकॉज ऑफ स्टेट इलेक्शंस, आई थिंक दैट इवेंट इज़ ओवर, और हम कहीं भी अब किसी भी दिन एक मेजर फ्यूल प्राइस हाइक देख सकते हैं। और जैसे ही वो हाइक आएगी, आई थिंक इट हैज़ अ कैस्केडिंग इफेक्ट, और उस कैस्केडिंग इफेक्ट का जो एक सबसे बड़ा एक सेंटिमेंटल डेंट है वो एफएमसीजी स्टॉक्स पे आ सकता है। ठीक है, जो एल नीनो को लेके या जो एक एग्रेसिव मॉनसून को लेके जो चिंताएं हैं वो मेरे को लगता है कि इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं पिछले 10-20 साल में हमारे देश में जिस तरह की इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई हैं, तो अगर थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है इरिगेशन मॉनसून में तो इतना ज़्यादा डेंट नहीं लगता है। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट दैट बिग अ फैक्टर। और जिस तरह से हमने देखा कि जो एनर्जी या फ्यूल प्राइजेस ऊपर रहे हैं करंट क्वार्टर में, तो डेफिनेटली Q1 जो आएगा आने वाला
will not be as good as what quarter 4 has thrown for some of these FMCG companies. So generally, I think we are positive, constructive on FMCG stocks, but across the board नहीं. और जैसे कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, मार्केट्स या मार्केट पार्टिसिपेंट्स काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं. जो सेक्टर रोटेशन जो चल रही है उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है. एंड एफएमसीजी स्टॉक्स में हम हो सकता है कि कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले. एंड देर आर सेक्टर्स जिसमें हम देख रहे हैं कि अब एलोकेशन थोड़ी ज़्यादा जा रही है डिफेंस में. ठीक है, इंस्पाइट ऑफ कि डिफेंस पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार परफॉर्म कर रहा है, दैट इज अनदर एग्रेसिव सॉर्ट है. ईएमसी स्पेस है, वहाँ पर काफ़ी एग्रेशन. कैपिटल मार्केट स्पेस है, वहाँ पर काफ़ी एग्रेशन देखने को मिल रही है. सो एफएमसीजी स्पेस में एज सच हम नेगेटिव नहीं है, बट मेरे को लगता है कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है. वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है. लेकिन एक चीज़ और है जो मैं आगे चलकर पूछूंगा सुनील सर आपसे भी बाकी लोगों से, कि सेक्टर रोटेशन जो है ना वो अब थोड़ा जल्दी जल्दी होने लगा. पहले थोड़ा लंबे समय पे होता था, अब जल्दी जल्दी होने लगा है. अभिषेक अग्रवाल साहब, मैं एफएमसीजी पे आपसे पूछूं, फिर ब्रेक पे जाऊंगा मैं. वो ये कि कंपनियां किस आधार पे अच्छे आउटलुक दे रही हैं, जबकि पता है कि अल नीनो का इफेक्ट रहने वाला है, पता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, पता है कि डिमांड पे शायद कुछ कटौती हो सकती है, फिर भी आउटलुक अच्छा दे रहे हैं. हालांकि ये जो पेट्रोल डीजल वाली बात है जो आपने कहा पंकज जैन सर, मुझे लगता है कि शनिवार तक रुक जाना चाहिए, क्योंकि शनिवार को पश्चिम बंगाल में सरकार का शपथ ग्रहण है. जब ये सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद ही बढ़ाएगी सरकार. राजनीतिक रूप से वही सूट करता है. अभिषेक जी. मुझे लग रहा है कि जो आउटलुक की आप बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के एंड से, वहां पे उनकी आउटलुक सिर्फ डिमांड साइड में ज्यादा मुझे लग रहा है कि फोकस्ड है. एंड देयरफॉर रेवेन्यू ग्रोथ को लेके आई थिंक सो सब एक ही बात कर रहे हैं. और अभी तक हमने जो पैनल में डिस्कशन किया है और अभी कुछ कुछ पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए, वो सारे के सारे मार्जिन रिलेटेड डिस्कशन है. इसका मतलब ये है कि यस, हो सकता है कि जो कि अभी ऑलरेडी डिमांड इंडिया में स्ट्रांग ही रही है ओवरऑल, जैसे सुब्रमण्यन साहब ने कहा कि भाई ऑटो इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, अदरवाइज तो वहां उससे पहले तो एफएमसीजी तो और थोड़ा लो वैल्यू आ जाता है. सो यहाँ पे डिमांड, जहां तक हम बात करें तो वहां डिमांड की तो इश्यू नहीं लग रही, मगर मार्जिन की प्रेशर जरूर रहेगी, बिकॉज इन्फ्लेशनरी जो एक्शन है वो हमें अब आता हुआ दिख रहा है. सो इन दैट लाइन इफ यू आस्क मी, एफएमसीजी एक सेफ्टी नेट एज अ सेक्टर हो सकता है, बट वो आपको आउटसाइज रिटर्न नहीं बना के देगा. सो एट द मोमेंट अगर हम एलोकेशन पोर्टफोलियो लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कुछ एलोकेशन रख सकते हैं, बट आप उसके ऊपर एग्रेसिव स्टैंस रख नहीं सकते ये सोचकर कि कोई बहुत ही अच्छा कुछ हमें पता है जो होना है. और मॉनसून का जो फियर हम बार बार डिस्कस करें, देखिए वो रियल है. ये अगेन इन्फ्लेशन को ही अल्टीमेटली फैक्टर इन करेगा. और मार्जिन कॉम्प्रेशन कहाँ तक आ सकता है और उनकी प्राइसिंग पावर कितनी है पास ऑन करने की कंज्यूमर को, ये तो अभी फिलहाल जिस तरह के मार्केट के माहौल को हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि रिस्ट्रिक्टिव है. तो इन दैट लाइन आई थिंक मेरा भी जो व्यू है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है इस सेक्टर को लेकर. थोड़ा सा व्यू कंजर्वेटिव है. सुनील सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं सहमत हूँ अभिषेक जी से कि ये प्रोजेक्शंस जो कंपनी से आ रहे हैं वो टॉप लाइन की ही आ रही है, क्योंकि जैसे पेट्रोल डीजल का हाइक नहीं हुआ है अब तक, आम जनता को इस वॉर का इम्पैक्ट पड़ा नहीं है अपने जिंदगी में. ये एलपीजी का थोड़ा शॉर्टेज का थोड़ा माहौल था, ये वाला था, मगर ओवरऑल एक इकोनॉमी के ऊपर और कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर जितना इम्पैक्ट है उतना आम आदमी पर एक माहौल नेगेटिव बना नहीं है. इसलिए रिटेल बाइंग भी जारी है स्टॉक मार्केट में, और कंपनियों को भी जो डिमांड की स्टोरी आ रही है उनके काउंटर से, उनके डिस्ट्रीब्यूटर से, वो पॉजिटिव आ रही है, तो वो प्रोजेक्शंस में उसको मेंटेन कर रहे हैं. मगर असलियत आएगी जब एल नीनो का इफेक्ट आएगा, जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और मूड बदलेगा. और तीसरी बात क्या है कि ये इनपुट कॉस्ट में ना, अभी मार्च के क्वार्टर में एक ही महीने का इनपुट का प्रॉब्लम था, अब देखिए अप्रैल में भी हो गया, तो अगले क्वार्टर में दो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का इम्पैक्ट जब आएगा तो डेफिनेटली मार्जिन का इम्पैक्ट क्वार्टर 1 की अर्निंग्स में दिखेगी, तब इनकी गाइडेंस भी आसानी से बदल सकती है. तो ये मैं अभी थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट्स लेकर लूंगा. और इसीलिए आपने एक्चुअली मुद्दा पूछा था सेक्टर रोटेशन के बारे में, और सेक्टर रोटेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग डेस्परेट है, कैश हाथ में है रिटेलर्स के. और डीआईएस की प्रॉब्लम देखिए, जनवरी फरवरी में उन्हें 30-40 हजार करोड़ की खरीदारी की पर मंथ, बट मार्च और अप्रैल दोनों मिलाकर 2 लाख करोड़ उन्होंने पैसा डलवा दिया मार्केट में, जब एफआईएस बेच रहे थे उसको डिफेंड करने में. तो अब उनके पास खजाना
बिल्कुल खाली है। तो अब सेक्टर रोटेशन करके ही वो नए कंपनी को बाय कर सकते हैं। तो एक रोटेशन का अनअवॉइडेबल है, क्योंकि पूरा पैसा डाल दिया। एक ही महीने मार्च में 1.5 लाख करोड़ उन्होंने डाल दिया स्टॉक मार्केट में। तो अभी जहाँ पे मुनाफा बनाए वहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे और जो स्टॉक्स अच्छे रिटर्न्स दिखा रहे हैं वहाँ पे निवेश कर रहे हैं। ये सेक्टर रोटेशन अगले 2-3 महीने के लिए चलता रहेगा। तो इसीलिए आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स एंड सेक्टर्स आगे बढ़ सकते हैं और ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ नहीं सकता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके पीछे बड़ा अच्छा लॉजिक दिया आपने, सेक्टर रोटेशन क्यों इतना जल्दी-जल्दी हो रहा है। तो ऐसे में इंतज़ार करिए एफआईज़ कब आ जाएँगे तो शायद सेक्टर रोटेशन का टेन्योर जो वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब सवाल ये भी है कि एफआईज़ आएँगे क्या? इस पे हम लोग चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि कई सारे फैक्टर हैं जो एफआईज़ को शायद आने वाले दिनों में इम्पैक्ट करते हुए दिखे आपको। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। शेयर बाजार को लेकर ब्रेक पे जाने से पहले सुनील सुब्रमण्यम साहब ने एक बड़ी अच्छी बात है कि सेक्टर रोटेशन जल्दी जल्दी हो रहा है। मतलब एक सेक्टर में पैसा लगाया, फिर दूसरे सेक्टर में लगाया, फिर तीसरे में लगाया। वो इसलिए भी हो रहा है, उसके पीछे उनका लॉजिक ये था कि पिछले कुछ महीनों से डीआईज यानी घरेलू निवेशक जो हैं वो पैसा लगा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया तो अब पैसा तो ख़त्म हो गया, तो पैसा आएगा कहाँ से लगाने के लिए? तो जहाँ प्रॉफिट हो रहा है वहाँ बेच दीजिए, जहाँ प्रॉफिट की गुंजाइश है वहाँ लगा दीजिए, फिर वहाँ जब प्रॉफिट होगा वहाँ बेच दीजिए, फिर जहाँ प्रॉफिट की गुंजाइश है वहाँ लगा दीजिए। तो इन सबको जो डीआई बेचारे अपने पैसे निकाल के इधर से उधर कर रहे हैं, सेक्टर रोटेशन हो रहा है। लेकिन सबको इंतजार इस बात का है कि एफआईज़ कब आएंगे। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। एफआईज़ पे हम लोग बहुत दिनों से चर्चा कर नहीं रहे थे, लेकिन अब माहौल बन रहा है। 2-3 वजह हैं। एक तो रुपये डॉलर का आपने रेट देखा ही क्या स्थिति चल रही है। दूसरा कि पॉवेल साहब का अपना टर्म भी खत्म हो रहा है, तो आने वाले दिनों में क्या सस्ते इंटरेस्ट रेट के युग शुरू होगा? अगर वैसा होगा तो वहाँ पे एफआईज़ का रुख क्या होने वाला है? तो ये सारे फैक्टर्स, इसकी शुरुआत करता हूँ सवाल सबसे पहले अनु सिंघल सर आपसे। क्या लग रहा है एफआईज़ कब तक दूरी बना के रखेंगे? देखिए, इसका ना मैं आपको एक सिंपल जवाब देता हूँ। एनवीडिया का मार्केट कैप आज भारत के पूरे मार्केट कैप से ऊपर आ गया है। अमेरिका की एक कंपनी एनवीडिया आज पूरे भारत के मार्केट कैप से ज़्यादा है। अब आप सोचिए, किसी एफआई ने अगर 3 साल पहले एनवीडिया में पैसा लगाया होता या भारत के सबसे बेस्ट स्टॉक में पैसा लगाया होता, तो उसका ज़्यादा पैसा कहाँ बना होता? अपने घर की मार्केट में। तो इशू ये है कि एमर्जिंग मार्केट्स एज अ स्पेस को एफआईएस का पैसा मिलना बंद हो गया, क्योंकि उनकी खुद की मार्केट में बड़े मूव्स आ रहे हैं। एक कंपनी है सैमसंग, उसका जितना प्रॉफिट है उतना निफ्टी की सारी कंपनीज का प्रॉफिट नहीं है। तो हमारे देश के बाहर एफआईएस के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसलिए वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और यही कारण है। और आप मान के चलिए कि अगले कुछ समय तक हमें बिना एफआई के पैसे के ही इस मार्केट को चलाना होगा। सुनील जी, बिगर एफआईज़ के कब तक चलेंगे और कितना सस्टेनेबल है? नहीं, अगर बिना एफएस के चलना है तो 25,000 क्रॉस करना मुश्किल है। अनुज जी जो कह रहे हैं वो सही है। मुश्किल है एफएस का वापसी, इतनी आसानी नहीं। कुछ 3 फैक्टर है, उन्होंने एक बड़े फैक्टर पॉइंट आउट किया। उस 3 फैक्टर है। एक है कि अभी भी हमारी वैल्यूएशन, जो भी करेक्शन हुआ है, अभी भी हम 55% प्रीमियम पे है इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स के खिलाफ। नंबर 2 ये है कि जियोपॉलिटिकली ये वॉर का इम्पैक्ट सबसे बुरा इंडिया के ऊपर हुआ है, राइट? अपार्ट फ्रॉम अमेरिकन पेट्रोल प्राइसेस, ये क्योंकि इमर्जिंग मार्केट के अंदर सबसे बुरा इम्पैक्ट हमारे ऊपर है, वो दूसरा। और तीसरी बात जो है वो ये है कि जो स्थिति उनके पास है कि पैसा डालना, तो एआई रिलेटेड कंट्रीज में, तो इवन इमर्जिंग मार्केट के अंदर देखें तो कोरिया, ताइवान, चाइना, यहाँ पे वो निवेश करें, बिकॉज ना ही वो हमारे वैल्यूएशन से सस्ते हैं, बट फ्यूचर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एआई का जो है उसमें वो अभी निवेश करना चाहते हैं। तो इंडिया अभी भी एआई रेडी परसेप्शन में नहीं है। तो इन सब चीजों में बदलाव होना टाइम लगेगा। तो मेरा मानना है कि अगर एफआईएस वापस नहीं आए तो निफ्टी 25,000 पार करना मुश्किल होगा। नहीं तो मेरा मानना नहीं, मैं तो सवाल पूछूंगा कि भाई आखिर आएंगे कैसे? आने का कोई दूर दराज तक कोई संकेत दिख रहा है क्या सुदीप सर? देखिए, ये अनुज जी ने जो बोला, सुनील साहब ने जो बोला, इसके साथ मैं और एक छोटा चीज ऐड करूंगा, जो कि हमारे हाथ में है। एक देखिए, हमने अनफॉर्चुनेटली जो एआई का जो ये बस, ये कुछ हद तक मिस हो गया। अब इसमें 2 बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है, कोई भी नया इनोवेशन जब आता है, पहला जो जो वेव होता है उसमें जो इनोवेटर है, इनोवेटिंग कंट्रीज कंपनीज है, वो पैसा बनाते हैं। उसके बाद उसको अडॉप्ट करके चलाने वाले जो कंट्रीज हैं और जो कंपनीज हैं, वहां पे पैसा बनता है। तो पहला बस तो मिस हो गया इंडिया का।
अब दूसरा बस मिस होता है या उसको पकड़ पाते हैं इंडियन कंपनीज, इंडियन मार्केट, इंडियन गवर्नमेंट, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा और एक खास मुद्दा मैं रेज करना चाहूंगा कि हमारे देश में जो फ्रिक्शन है, जो जैसे कैपिटल गेन्स टैक्स, ये सबसे ज्यादा कैपिटल गेन्स टैक्स है। एक तो पैसा नहीं बन रहा है, अट्रैक्टिव कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके ऊपर इतना लंबा एक कैपिटल गेन्स टैक्स आ गया। साथ में करेंसी डेप्रिसिएशन जबरदस्त हो रहा है। ओवरऑल मार्केट का रिटर्न की बात कर रहे हैं 10-12%। अब 10-12% में 2%, 2.5% टैक्स चला गया, 3-4% ऑन एन एवरेज कैपिटल करेंसी डेप्रिसिएशन हो गया। फिर रहा क्या आपके पास? क्यों एक निवेशक यूएस से पैसा इधर लाएगा? तो हम लोग को ये जो फ्रिक्शन है, एक तो करेंसी पे ध्यान देना चाहिए। अब उसका भी एक तरीका है, वो मैं 1 मिनट में बात करता हूं, पर उसके साथ साथ ये कैपिटल गेन्स टैक्स, एसटीटी, ये सब पे जरूर काम करना चाहिए अगर विदेशी निवेशक को अट्रैक्ट करना है। अब एफडीआई की बात कही जाए तो देखिए, एफआईआई का पैसा आता है, जाता है, हम लोग बातचीत करते हैं, पर एफडीआई एक लॉन्ग टर्म निवेश होता है कंट्री में, और हमारे यहाँ एफडीआई 0 के बराबर है पिछले बहुत कुछ सालों से। और इसका कारण क्या है? इसका कारण हम लोग अभी भी इसको सही तरह से फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, और इस पे बहुत जबरदस्त काम होना चाहिए, वार फुटिंग में काम होना चाहिए सरकार की तरफ से, तभी ये होगा। जैसे आज के दिन में छोटे छोटे देश, वियतनाम, या तो आप बाकी कंट्रीज की भी बात करें, छोटा से छोटा वियतनाम की बात करें, the way they have facilitated FDI in their countries, हम लोग को एक कहीं ना कहीं वो तरीका ढूंढना पड़ेगा और ऐसे एफडीआई को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल इंडिया में नहीं आएगा बाहर से, और हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन का सामना, कुछ भी हो ग्लोबल इवेंट, नेगेटिव करेंसी डेप्रिसिएशन एक रियलिटी बन के रह जाएगी, और हम लोग वापस जैसे अभी कर रहे हैं, वापस वो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड, आरबीआई का इश्यूएंस, ये सब बात पे रह जाएंगे। नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ये दरअसल शॉर्ट टर्म मेजर है जो आरबीआई वगैरह जो ले रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, लॉन्ग टर्म में हमें लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना होगा। एफडीआई एक सबसे बड़ा जरिया है। हालांकि पिछले दिनों में सरकार को शायद इस बात का एहसास हुआ भी है, कई सारे सेक्टर के लिए नॉर्म्स ईज किए गए हैं, कई सारे डिसीजन हो गए तो नोटिफाई नहीं हुए तो उसको किए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पर पोटेंशियल ये है, वो एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म का मामला है, ये सरकार नोटिफाई करेगी, कंपनियां यहाँ पे आके एसेस करेगी, वो लंबा समय लगेगा। अभी से भी सरकार डिसीजन भी ले ले तब भी आने में 1 साल लग जाएंगे एफडीआई आने में। लेकिन फिलहाल एफआईज के आने का दूर दराज तक कोई रास्ता दिख रहा है कि नहीं? पंकज जैन साहब पहले आप, फिर अभिषेक अग्रवाल साहब आपके पास। देखो लक्ष्मण जी, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था पिछले दिनों, उसका जो एक मूल जो तथ्य था कि अगर हम देखें व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, जो एक एफआई है 1000, 2000, 3000 या 5000 एफआई, उसमें अगर हम कॉर्पोरेट्स भी ऐड कर लें, पिछले 1.5-2 साल में इवन कॉर्पोरेट्स ने भी अपना काफ़ी होल्डिंग्स पब्लिक को या इन्वेस्टर्स को बेची है। सो दैट मीन्स जो ये 2, 3, 4, 5,000 आइडेंटिटीज़ हैं वर्सेस जो हमारे 10-12 करोड़ जो इन्वेस्टर्स हैंगे, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हो, थ्रू म्यूचुअल फंड हो। सो दैट मीन्स उनका माल दे हैव बीन सेलिंग एग्रेसिवली, और ये सारा यहाँ पर आता जा रहा है। एंड आई थिंक दिस फिनोमिना में कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। अभी ऐसा कोई कारण नहीं है कि एफआईज बहुत सीरियसली हमारी मार्केट में एग्रेसिव, जो हम जैसे कि जैसे जिस तरह से भर भर के उन्होंने माल बेचा है, क्या वो भर भर के माल लेंगे भी? मेरे को नहीं लगता कि अभी ऐसा होने वाला है। और उस पर अगर हम देखें, जो भी जैसे अनुज जी कह रहे थे, जो एक इन्वीडिया का एग्जांपल दे रहे थे, $5 ट्रिलियन ऑफ वन कंपनी वर्सेस लेस देन $5 ट्रिलियन ऑफ टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडिया। जो आपका एक एवरेज दर्शक है, उसकी नॉलेज के लिए $1 ट्रिलियन इज इक्वल टू $1000 बिलियन। और मैं ये कार्यक्रम आपके सिस्टर चैनल पे दोपहर में मैंने भी देखा था, और उसके बाद मेरी जिज्ञासा हुई कि हमारी कौन सी क्लोजेस्ट कंपनी है कि इसको क्लोजर टू $1 ट्रिलियन भी आ जाए, क्योंकि जो दुनिया की जो 10, 12, 15 कंपनीज हैं उसके कोई दूर दूर तक भी नहीं है। क्लोजेस्ट आई थिंक इज रिलायंस इंडस्ट्रीज विच इज अबाउट $240 बिलियन, और टॉप के जो 3 है उसके अंदर एचडीएफसी बैंक और भारती को भी मिला ले तो भी वो $0.5 ट्रिलियन होते हैं। टॉप की 10 कंपनी बना के 1.1, 1.2 ट्रिलियन होते हैं। सो दैट मीन्स इतना दूर हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं, और उस लैगिंग का कोई भी बड़े कारण हो, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, टैक्सेशन पॉलिसीज हो, हमारी कंट्री में R&D कम है,
इनोवेशन कम है, बहुत सारे कारण हैं। सो इमीडिएट बेसिस पे मेरे को लगता है ये फिनोमिना चलता रहेगा। एफआईज वुड सिलेक्टिवली कीप ऑन एंटरिंग सर्टेन सेक्टर्स, बट ऑन अ जनरल बेसिस मेरे को नहीं लगता कि बड़ी क्वांटम में एफआईज अभी इमीडिएटली आने वाले, अनलेस देयर आर some major hiccups in international markets, जो एक AI बबल चल रहा है उसके अंदर, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्रेसिव कदम ले। सो दैट मीन्स वी विल हैव टू लिव विद जो अभी तक चल रहा है, वी विल हैव टू लिव विद लेसर पार्टिसिपेशन ऑफ एफआईज एंड दैट फिनोमिना में कंटिन्यू, एंड वी विल हैव टू लिव विद कि कहां पर ग्रोथ है। हमारे यहाँ भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहां पर अच्छी विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। इस चीज को मे बी आई एम रिपीटिंग अ बिट, बट आई थिंक वील हैव टू स्टे ओवर देयर। बट एफआईज एग्रेसिव तरीके से वापस इंडिया में ऑन अ वेरी से नियर टर्म बेसिस, मेरे को लगता है कि अभी शायद थोड़ा और समय लगेगा उसमें। तब तो भाई डीआई से ही काम चलाना पड़ेगा अभिषेक जी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है लक्ष्मण जी। आई मीन देखिए, मार्केट में पार्टिसिपेशन हर वर्ग के इन्वेस्टर्स का होना चाहिए, बट ज्यादा रिलायंस भी किसी एक पर्टिकुलर वर्ग पे रहेगी तो वो भी हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल नहीं है। सो यस, एक बात है कि एफआई की सेलिंग की वजह से हमारा मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है, सेलिंग प्रेशर आती है तो रेंज बाउंड हो गए हम लोग। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देखिए, ये चेंज ऑफ हैंड जो है वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है। कुछ समय पहले भी मैंने ये डिस्कस किया था और मैंने ये हाईलाइट किया था ये डेटा पॉइंट कि जो ब्रेथ है डीआई ओनरशिप और एफआई ओनरशिप इन द निफ्टी लेट्स से 500 कंपनीज का, अगर आप ओवरऑल उनकी होल्डिंग ले ले, सारी वैल्यू ले ले, तो जो क्रॉसओवर हुआ था जहां पे डीआई हैड ओवरटेकन एफआईज हैपेंड लास्ट ईयर, एंड समवेयर इफ आई करेक्टली रिमेंबर राइट नाउ, एफआई की ओवरऑल ये नंबर कुछ 12% के आसपास चल रही है वर्सेस 18% टू डीआई। सो इतने एग्रेसिवली जो है डीआई की होल्डिंग बढ़ती जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत सही है हमारे लिए। नाउ ऑफ कोर्स अगर सवाल ये है कि भाई कब आएंगे एफआई, किस किस पर्टिकुलर मैंडेट पे आएंगे, तो वहां एक चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है यूएस का स्लो डाउन। अगर आज निवेडिया इतना बड़ा मार्केट कैप बना के बैठी है तो बड़ी ऑब्वियस है कि वहां उस तरह की इन्वेस्टमेंट भी हो रही होगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है, कंपनी में कोई स्टॉक बाई कर रहा है, तो फिर इतना पैसा कोई लगा पा रहा है, तो डेफिनेटली एक तरह से पोलराइजेशन आप कह सकते हैं वहां के ही इन्वेस्टर्स का हो रखा है। और जब तक हम वहां पे एक लेवल की डिस्ट्रप्शन ना देखें डाउन साइड में कि सपोज कुछ हो गया कल परसों में एआई को लेके, जहां आज की डेट में एक तरफा नैरेटिव बना हुआ है, उस पॉइंट पे ये रिवर्सल होगा। अदरवाइज स्टैंड अलोन बेसिस पे इंडिया के मार्केट में अगर आप पूछे कि यहाँ क्या हो जाए जिसको देख के एफआई कल लौटा है, ऑनेस्टली मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। हम लोग कहीं पे भी कुछ ऐसा बुरा नहीं कर रहे। आई थिंक सो कंट्री की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, हमारा मैंडेट बहुत स्ट्रांग है, रिसेंटली हम ग्रो भी कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो रेस है, अगर हम रेस में खड़े हैं तो वो रेस में जो हमारा नंबर है, जो भी हम थर्ड या फोर्थ आ रहे हैं, वो वही रहेगा। बिकॉज जो यूएस है वो यूएस है, चाइना है जो चाइना है, इंडिया जो है जो इंडिया है। मैं एक लास्ट पॉइंट इसमें ऐड करके फिर पास ऑन करता हूँ कि इंडिया भी अगर आप देखें बाकी सारे मेजर कंट्रीज दुनिया में देखें तो यहीं पर ही ये स्टेट इलेक्शन में लेके आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं इतनी इन्वॉल्व होती। और अगर आप हर स्टेट के अंदर में पूरे टाइम इलेक्शन ही लड़ते रहेंगे तो कंट्री पे काम कब होगा? अब ये सेम प्रॉब्लम डेफिनेटली यूएस में तो नहीं है और चाइना में तो खैर कतई नहीं है। सो हमारा जो टाइम है डिस्प्रोपोर्शनेटली इलेक्शन मैनेजमेंट में जो जा रहा है, ये भी एक रीजन है कि हमारे यहाँ पे स्लो डाउन है, होता है, या हम उतने अच्छे से चीजों को कर नहीं पाते टाइमली, जो कि एक्चुअली हम नीड ऑफ द आवर है दुनिया के। अगर हम रेस में खड़े हैं कहीं ना कहीं तो हमें उनके साथ भागना होगा, और अगर हम सिर्फ इलेक्शनों को ही मैनेज करते हुए रह जाएंगे तो आई एम नॉट श्योर कि हम कब लीपफ्रॉग कर पाएंगे। सो अब ये तो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल इशू है हमारे यहाँ पे, जिसका कोई सोल्यूशन ना हमारे पास किसी के पास भी हो। बट yes, that is one of the reason why we somewhere also is lacking in terms of that aggressive stance, जहाँ पे हमारा आज की डेट में होना चाहिए अगर हम बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करें। सुनील सर, इसमें दरअसल दो चीज़ें हैं कि जैसे कि हमारा अपना रेस है, हम अपनी रेस के हिसाब से चल रहे हैं, इसीलिए एफआई की अपनी भी रेस है, उसको जहाँ फ़ायदा दिखेगा वहाँ जाएगा। जब उसको लगेगा कि इंडियन मार्केट में फ़ायदा दिख रहा है, रुपी कंट्रोल में आ गया है, वैल्यूएशन कंट्रोल में है, तो वहाँ पे आ जाएगा। बड़ा अच्छा कहा इन्होंने अभिषेक जी ने कि हमको अपने पैरों पे खड़े रहने बुराई क्या है, क्यों एफआईज की तरफ मुँह उठा कर देखें। लेकिन थोड़ा सा अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से पूछूं मैं कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि पावेल का एरा ख़त्म हो रहा है, उनका टर्म ख़त्म हो रहा है, तो मनी ईजिंग शुरू होगा, इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होगा, तो ये सारे फैक्टर कितना इम्पैक्ट करेंगे एफआईज को, खासतौर से इंडियन मार्केट के लिए?
बहुत करेंगे, मगर एक चीज मैं बताऊं कि पवल और मार्श वॉर्श, दो नए फेड के गवर्नर हैं, उनकी सोच जो अब तक की रही है कि अगर सिचुएशन इन्फ्लेशन परमिट करे तो वो रेट कट करने के लिए तैयार है, मगर वो लिक्विडिटी टाइटन करने के प्रोग्राम में है। तो लिक्विडिटी को रिलीज नहीं करेंगे, वो क्यूई नहीं क्यूटी करेंगे। तो लिक्विडिटी डेफिनेटली वॉर्स के रेजिम में टाइट होगा, वो उनका फिलॉसफी है। मगर रेट कट के लिए वॉर का एंड होना इंपॉर्टेंट है, तो तभी यूएस की गैसोलीन प्राइसेस गिरकर इन्फ्लेशन आउटलुक अगर गिरती हुई है तो रेट कट हो सकता है, और वो इंपॉर्टेंट चीज है। बट मेरा वॉर के साथ ही है कि मैं अभी तक जो मैंने भी नहीं कहा कि एक चीज है जो एफआईएस को वापस ला सकती है, वो अगर वॉर खत्म होकर तेल 90 नहीं, 80 नहीं, 70 की ओर जा सकती है। और इसके लिए कैसे जाएगी? वो है यूएई। देखिए, यूएई ने जो ओपेक से बाहर निकला, उनका लास्ट ईयर 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे की प्रोडक्शन है, मगर उनकी कैपेसिटी 5 मिलियन बैरल पर डे। तो वो एडिशनल 2 मिलियन बैरल जब आएगा और वर्ल्ड एक स्लोडाउन में जाएगा, तो अगर तेल के दाम 70 के नीचे आते हैं अगर, तो मैं कहूंगा कि इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक्स सडनली आपको कंप्लीटली डिफरेंट दिखेगी और इंडिया एक वैल्यू जोन में आ सकता है, तो एफआईएस वापस आ सकते हैं। तो एक फैक्टर है कि वॉर खत्म होने के बाद तेल के दाम अगर एक 3-6 महीने के टाइम में 70 की ओर आ जाए, तो वो फिर एफआईएस के लिए मैं मानता हूं कि उनके लिए इंडिया एक बहुत बड़ी वैल्यू बेस्ड ग्रोथ इकोनॉमी होगी। लेकिन सुनील जी, इसमें आपको लगता है कि 70 के नीचे इतना जल्दी ऑयल आएगा? चूंकि मान लिया वॉर खत्म भी हो जाता है, तो आपने देखा यूएई बाहर निकल गया है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो चाहे कि भाई हम ज़्यादा कमाएं दाम बढ़ा करके, चाहे प्रोडक्शन बढ़ा करके। दूसरा, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर 6-6 महीने तक दुरुस्त नहीं होंगे, उनको वापस से पटरी पाने में समय लगेगा। तो और ईरान भी चाहेगा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरो तो औपचारिक तौर पर ना पिछले दरवाजे से कुछ दे ही दो। तो 70 से नीचे आने की संभावना दिख रही है क्या आपको? हाँ, दिख रही है थोड़ा वक्त से। मैं क्यों बताऊं कि सब ये देश अपना तेल का प्रोडक्शन बढ़ाकर अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो तब प्रोडक्शन बढ़ता है तो सप्लाई डिमांड, मैंने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का आउटलुक देखा, यूएई के बाद ये कहा कि 12 से 18 महीने में 65 टू 70 डॉलर्स ने कहा है कि क्योंकि एक वर्ल्ड में एक स्लोडाउन भी आता है ना वॉर के कारण, तो डिमांड फॉर ऑयल भी घटेगा। तो इसीलिए सप्लाई ज्यादा, तो तेल के दाम घटने की संभावना है, मगर थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि कुछ गैस प्रोडक्शन फैसिलिटीज कतार में डैमेज हो गए हैं, उनको रीबिल्ड करने में थोड़ा वक्त लगेगा। मगर यूएई जैसी देश की प्रोडक्शन ढेर सारा, और पहले से अब तक वेनेजुएला का प्रोडक्शन अब बहुत बढ़ चुका है, तो वो सप्लाई फैक्टर भी अब क्या है। तो मेरा मानना है कि ऑयल एक बहुत वॉलेटाइल चीज होती है, जब बढ़ती है तेजी से बढ़ती है, तब गिरती है भी तेजी से गिरती है। तो मैं लाइक आपने पर अच्छा कहा कि हाँ, आपने एक अच्छा लॉजिक दिया कि सारे उस पूरे रीजन के जो ऑयल प्रोड्यूसर है सबकी हालत बड़ी खास्ता हो गई है, तो फटाफट प्रोडक्शन खूब बढ़ाएंगे ताकि खूब ऑयल बेचो और खूब पैसा है, ताकि चीज़ों को दुरुस्त करो, जो नुकसान हो उसकी भरपाई करो। हम लोग भी यही चाहेंगे, ताकि ऑयल की कीमतें काबू में आएंगी तो पूरे सिस्टम इको सिस्टम बन जाएगा बाजार के लिए और निवेशकों के लिए। लेकिन आप सही मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा फिलहाल इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।